जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद कर रहे हैं और आपको पॉडकास्ट और कई विदेश नीति की सीरीज और द भारत डायलॉग की सीरीज आपको देखने को मिल रही है। लेकिन साथियों, पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा मुद्दा उठा भारत में राष्ट्रीय स्तर पे नीट के पेपर लीक को लेकर के, जिसके विरोध में छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया और लंबे समय से धरना प्रदर्शन चला आ रहा है। और आज जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब धरना प्रदर्शन में जो बच्चों की मांगे थी उसमें से एक ये थी, भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात कर रहे थे वो लोग, वो इस्तीफा भी हो चुका है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर के बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है और इस राय पर, इन सभी मुद्दों पर स्पष्टता के लिए आज हमने इन्वाइट किया है राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, और आप सर को फॉरेन पॉलिसी सीरीज में भी देखते हैं, आदरणीय डॉक्टर उदयभान सिंह सर को। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप, नए मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आप जी। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में काफी लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला। सोनम वांगचुक ने लगभग 20 दिन तक जंतर मंतर पर अनशन किया, उसके बाद अस्पताल में भी उनका अनशन जारी रहा। काफी दिनों बाद सरकार के लोग उनसे मिले, उसके बाद अब जाकर के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम को मैं समझना चाहता हूं कि आप कैसे देखते हैं छात्र आंदोलन? देखिए, मैं इस आंदोलन को संदीप छात्र आंदोलन नहीं मानता। इस आंदोलन को छात्र आंदोलन के रूप में मैं नहीं देखता हूं। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह आंदोलन छात्र आंदोलन कम था, सनातन विरोधी आंदोलन, देश विरोधी आंदोलन और भारत विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन में सनातन के विरोध में नारे लगाए गए, श्रवण के विरोध में तिलक तराजू तलवार इनको जूते मारो चार, यह नारे लगाए गए। अनुच्छेद 370 को रीस्टोर करने के नारे लगाए गए। शरजील इमाम के पक्ष में नारे लगाए गए, उमर खालिद के पक्ष में नारे लगाए गए। तो आखिर यह छात्र आंदोलन कैसे हुआ? यह आंदोलन निस्संदेह छात्रों की समस्या को लेकर के शुरू किया गया, पेपर लीक की समस्या को लेकर। लेकिन जब यह आंदोलन शुरू हुआ उसके पहले ही नीट पेपर लीक की समस्या को लेकर के सरकार कदम उठा चुके थे, परीक्षा रद्द कर चुके थे, परीक्षा का आयोजन हो चुका था दूसरी बात, और आंदोलन के दौरान ही नीट का रिजल्ट भी 20 दिनों के अंदर आ गया। तो संदीप, जो आपने कहा कि ये छात्र आंदोलन को किस रूप, तो सबसे पहले मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि इसे मैं पूर्णतया छात्र आंदोलन नहीं मानता हूं। यह देश विरोधी ताकतों और भारत में ऐसे क्षत्रिय दल हैं जो पारिवारिक दल हैं या जिनको जनता ने ठुकरा दिया, उन्होंने छात्रों को आगे करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाई। इसमें भारत विरोधी ताकतों का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए और बहुत सारी चीजें हुई, मुझे भी एक बहुत दुखद तब लगा जब मैंने देखा कि सरकार में बैठे लोगों ने डायरेक्ट गालियां दी। वो भी मुझे बड़ा दुखद लगा। लेकिन सर, देश के एक बड़े वर्ग का जो सेंटिमेंट है वो छात्रों के साथ है। तो इस पर खैर, जब आपने कहा कि विपक्षी दल भी साथ में आ गए हैं, तो हम उस पर समझना चाहेंगे कि क्या छात्र आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था? बिल्कुल, भारत में जब भी छात्र आंदोलन हुआ उसकी परिणति राजनीतिक आंदोलन के रूप में। छात्रों ने जिस तरह का, चाहे वह लोगो बनाए हैं, पोस्टर लगाए हैं, कहीं न कहीं से लगता है कि छात्रों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुझे कहने में कोई मैं जानता हूं कि मेरे इस कमेंट के बाद, इस विश्लेषण के बाद गालियां मुझे पड़ेंगी, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत का जो युवा था, जो छात्र था, 10% उस आंदोलन में भी सम्मिलित नहीं हुआ था। जिस प्रकार के नारे लगाए गए, चाहे एआई के माध्यम से जनरेट किए गए, चाहे राजनेताओं के द्वारा जनरेट कराए गए, भारतीय छात्रों की मानसिकता जो उसमें सम्मिलित हुए हैं, जो वामपंथी विचारधारा से सम्मिलित है तथा कथित समाजवादी विचारधारा से सम्मिलित है, उनका दृष्टिकोण, उनकी भाषा शैली कहीं से भी एक मर्यादित नहीं। संविधान के दायरे में रह करके मर्यादित तरीके से, संयमित तरीके से भी आप आंदोलन कर सकते हैं।
संयमित स्लोगन दे सकते हैं। आपकी भाषा शैली, आपके नारे यह दर्शित करता है कि आपके अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है। भारत संस्कारों का देश जाना जाता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति की दुहाई विदेशियों ने दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे और आपके बीच के, हमारे और आपके परिवार के बच्चे कहीं न कहीं जो अमर्यादित आचरण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, जैसा कि इस पूरे प्रकरण के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, सीजेपी मूवमेंट के साथ इस आंदोलन को जोड़ दिया गया, मैं समझना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं आवश्यकता थी आंदोलन, क्योंकि सरकार कदम उठा रही थी। परीक्षा एनटीए ने करा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप उसके डायरेक्टर का त्याग पत्र मांग सकते थे। सरकार अगर कदम नहीं उठाई होती, परीक्षा को रद्द नहीं किया होता, सीबीआई की जांच नहीं बैठाई होती, तब आपको जो है आंदोलन करने की आवश्यकता। पूर्व में देखो तो अनेक कांग्रेस सरकार में भी इस तरह की जो हुआ, तो क्या कपिल सिब्बल का इस्तीफा लिया गया? अभी 2-3 दिन पहले पंजाब में जो था मेडिकल क्षेत्र का में पेपर आउट हुआ, 13 लाख में बिके। क्या वहां का शिक्षा मंत्री त्याग पत्र दिया? पंजाब पुलिस ने पंजाब के छात्रों पर, महिलाओं पर जिस तरह से बर्बरता पूर्व लाठीचार्ज, क्या उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए? लेकिन देश का विपक्ष सापेक्षिक दृष्टिकोण अपना रहा, जो जनता द्वारा ठुकराया जा चुका, जिनको अगले चुनाव में हार का डर सता रहा, वह कहीं न कहीं जो है अपने को पुनर्जीवित करने के लिए छात्रों को ढाल बना करके ये काम कर रहे हैं। सर, विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच एक बात ये भी आ रही है कि जब 17-18 दिन सोनम वांगचुक धरना प्रदर्शन अनशन पे बैठे हुए थे, तो इन 17-18 दिनों में सरकार के कोई व्यक्ति उनसे बात करने क्यों नहीं? यहाँ पर सरकार से चूक हुई है। यहाँ पर सरकार को सोनम वांगचुक से बातचीत करना चाहिए, इतना लेट करना जल्दी करना चाहिए था सरकार। लेकिन सोनम वांगचुक का इतिहास कोई धुला हुआ नहीं है। सोनम वांगचुक कुछ महीने पहले ही रिहा किए गए स्वास्थ्य के आधार पर। पिछले वर्ष लद्दाख में प्रदर्शन हुआ था, सोनम वांगचुक ने वहां पर हिंसा को फैलाया था। तो सोनम वांगचुक ठीक है, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सोनम वांगचुक ने कुछ अच्छा कहा, लेकिन सोनम वांगचुक तो खुद देश विरोधी गतिविधियां को अंजाम दे चुके हैं। जोधपुर जेल में वह लगभग 6 महीने या 8 महीने व्यतीत कर चुके हैं। सरकार से गलती हुई है। सरकार आतंकवादियों से टाइम टू टाइम बात करती है, अलगाववादियों से भी, तो थोड़ा जल्दी हमें सोनम वांगचुक से बातचीत कर देना चाहिए। ये सब तो ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनको थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा सरकार फेंक देती तो पहले तो जल्दी अपने आंदोलन तोड़ देते। हमने बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पर आवेश में आकर के कीड़े मकोड़े शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि लद्दाख में जिस तरह का पिछले वर्ष हिंसक आंदोलन सोनम वांगचुक ने अपने सहयोगियों के साथ कराया था, वह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, जम्मू कश्मीर की कानून एवं व्यवस्था को लेकर कहीं से उपयुक्त नहीं था। अगर हम देश के साथ प्रेम करते हैं, हम देश के साथ लगाव रखते हैं, हम देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, तो हमारे आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमारा संविधान हिंसा की वकालत नहीं करता। अगर हम संविधान विरुद्ध कार्य करते हैं तो हम कीड़े मकोड़े ही कहलाएंगे। लेकिन सर, अब आपके इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे लोगों की नकारात्मक टिप्पणी आपके खिलाफ आने वाली है। मैं जानता हूँ, पहले भी मैंने कहा कि इसके लिए गालियां पड़ी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक की जो इमेज देश में अधिकांश लोगों के बीच है, वो ये है कि वो एक नव प्रवर्तक हैं, इंजीनियर हैं। सोनम वांगचुक का इतिहास पढ़ना चाहिए, हाल के वर्षों में नहीं। पिछले वर्ष से जम्मू लद्दाख में जो आंदोलन हुआ था, उसमें सोनम वांगचुक की भूमिका क्या रही, वहां के समाचार पत्रों को देखिए। सोनम वांगचुक को किस आरोप में जेल में रखा गया था, इसको भी तो पढ़ना। अभी तक सोनम वांगचुक के बारे में जो जानकारी आ रही है वह एक पक्षी जानकारी आ रही है। सोनम वांगचुक कौन सा ऐसा सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिसके लिए उनको विदेशों से फंडिंग हो रही है? आप मुझे संदीप एक भी कार्यक्रम बताइए जो सोनम वांगचुक ने सामाजिक कार्य किया हो, चाहे लद्दाख में किया हो चाहे लद्दाख के बाद। सोनम वांगचुक को जो पैसा मिल रहा उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? सर, मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगा, जब काम की बात आप करते हैं तो सोनम वांगचुक के 2-3 काम सोशल मीडिया पर भी हैं और मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च से जानता हूँ
कि उन्होंने इस बच्चों की शिक्षा के लिए लद्दाख के अंदर काम किया। एक ये काम, मैं आपको काम गिना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पक्ष नहीं है, ये लोगों का हाँ, कहना ठीक। है ऐसा। एक तो शिक्षा व्यवस्था के लिए काम किया, एक उन्होंने आइस स्तूप बना करके लद्दाख के अंदर काफी बड़े क्षेत्र में कहते हैं कि पानी की समस्या को हल किया, जबकि मुझे नहीं पता कि क्या सच है हाँ। क्या नहीं है, ये मीडिया में है। और दूसरी बात ये कहा जाता है कि लद्दाख के अंदर उन्होंने भारतीय सेना के सैनिकों के लिए लगभग 50,000 बेड के आसपास का एक ऐसा घर बनाया जो वहां की एक्सट्रीम परिस्थितियों से शिक्षा के बचने क्षेत्र के में, लिए। पानी के क्षेत्र में। लेकिन पिछले वर्ष उन्होंने जो आंदोलन चलाया था लद्दाख में, वह पूर्णतया एंटी नेशन था। वह लद्दाख को राज्य बनाने को लेकर के एक आंदोलन, जहाँ की आबादी मात्र 3 लाख है, और लद्दाख में जो उन्होंने आंदोलन चलाया वह काफी हिंसक आंदोलन। पिछले वर्ष की घटना है, जुलाई अगस्त की, आप सर्च करेंगे तो उस लद्दाख आंदोलन में इनकी भूमिका काफी नकारात्मक रही। सोनम वांगचुक ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ संवाद करते हैं, विदेशी लोगों से, जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को जो है बढ़ावा दे। सोरोस की संस्था से भी इनको फंड मिलता है। सोरोस भारत विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए जाते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन जिस तरह से उनको महिमा मंडित किया गया वह गलत। जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑल आउट ऑपरेशन शुरू किया आतंकवादियों के, उसका भी विरोध इन्होंने किया। जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए इनकाउंटर का विशेष किया जा रहा था, उसको लेकर के किया। तो समय समय पर सोनम वांगचुक ने सरकार की गतिविधियां, सेना की गतिविधियों का विरोध भी किया है। एक बात ये भी है सर कि सोनम वांगचुक को लेकर के देश में जो सेंटिमेंट है वो ये कहता है, आपने एक मूवी देखा होगा कभी, 3 इडियट। कहते हैं कि 3 इडियट में जो फंगसुक वांगडू का एक किरदार था जो लद्दाख का था, वो सोनम वांगचुक से प्रभावित था। एक बड़ा वर्ग देश का ये मानता है, लेकिन जो फंगसुक वांगडू का रोल किए थे आमिर खान जो अभिनेता हैं, उनसे जब पूछा गया कि सोनम वांगचुक के समर्थन में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम फिल्म बनने तक सोनम वांगचुक को जानते ही नहीं। वही तो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की छवि को सोशल मीडिया ने अचानक जो काफी बढ़ा दिया। पिछले साल के घटनाक्रम को आप देखिए, सोनम वांगचुक ने पूर्व में सेना के विरोध में, जो सेना की कार्रवाइयों के विरोध में बयान दिया, उसको देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में इनकी टिप्पणियों को देखिए, तो सब नकारात्मक है। खैर सर, सोनम वांगचुक के बाद एक और बड़े प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, जो पूरा देश ये बात जानना चाहता है। बहुत से लोगों को बुरा लगा, कुछ चीज़ें मुझे भी इसमें ठीक नहीं लगी। जब छात्रों पर लाठियां चार्ज की गई जंतर मंतर पर, तो उसमें कई घटनाएं ऐसी आईं कि पुलिस ने बड़ी बर्बरता पूर्वक आंदोलन का दमन करने के आदेश लिया। कभी किसी बच्चे को इतना मार दिया गया कि उसका पैर हमेशा के लिए टूट गया। युवाओं पर लाठी ऐसे बरसाई गई कि ब्लीडिंग हो रही थी। महिलाओं के साथ कुछ अभद्र वीडियोस भी आए। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपसे यह गलत हुआ जी कि छात्रों पर इस तरह से लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए। छात्राओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यह घोर निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूं और इसमें दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई। लेकिन संदीप, यह भी एक प्रश्न है, जिस मंच से देश विरोधी नारे लग रहे हों, सनातन विरोधी नारे लग रहे हों, राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हों, तो सामने खड़ा हुआ पुलिस का जवान कभी कभी अपने आप को खो देता है। हम उनके कार्य को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्र आंदोलन को यह सोचना चाहिए, उनके आंदोलन कर अपने मंच पर ऐसे लोगों को स्थान क्यों दिया, अपने भीड़ में अराजक तत्वों को क्यों बुला, अपने आंदोलन में राजनीतिक दलों को सहभागी क्यों। यह आंदोलन और सफल होता इसमें अगर अखिलेश यादव, केजरीवाल, राहुल यादव जैसे जनता के द्वारा ठुकराए गए लोग सम्मिलित नहीं होते, तो यह आंदोलन और सफल होता। इसको लोग सिर माथे पर लगाते। अगर इस आंदोलन में जैसे सनातन के विरोध में नारे वामपंथियों द्वारा लगाया गया, या सवर्णों के विरोध में लगाया गया, या उमर खालिद के पक्ष में नारा, तो इस तरह के आंदोलन नारे लगने के कारण इस आंदोलन के प्रति लोगों का लगाव
कम हो गया। जबकि मुद्दा यह नहीं था, यह मुद्दा था नहीं शिक्षा। था, हाँ, शिक्षा का मुद्दा था। आप सरकार से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन देश विरोधियों के पक्ष में जब नारे लगाएंगे तो आपका स्वागत जो होगा फूलों से नहीं होगा, लाठियों। लेकिन पुलिस कर्मियों ने लाठी चार्ज करने में उन्हें सेलेक्टिव होना चाहिए था, अपराधियों के विरुद्ध लाठी चार्ज करना चाहिए था, छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था। लेकिन भीड़ में पुलिस कर्मियों ने विवेक का पालन नहीं किया। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के तरफ से भी कहा गया कि हमने अत्यधिक लाठी चार्ज कर दिया, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। लेकिन जब देश विरोधी नारे लगने लगे तो हमसे आवेश में होने के कारण गलतियां हुई। इस लाठी चार्ज की हम निंदा करते हैं, हमारी सहानुभूति छात्राओं और छात्रों के साथ है। लेकिन कुरैशी या अन्य हिस्ट्री सीटर जो उपस्थित थे उनके विरुद्ध, उनके प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। हाँ सर, इसमें ये मुझे लगता है कि आंदोलन पहले छात्रों की मांगों को लेकर के शिक्षा के लिए हुआ, उसके बाद आंदोलन डायरेक्शनलेस समझ में आया। सीजेपी मानती है कि हम इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे, लेकिन सीजेपी को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो एंटी नेशनल जो वहाँ नारे लग रहे थे वो क्यों हो रहे हैं। एक्चुअली सीजेपी खुद जो है मोहरा है, सीजेपी की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सीजेपी जो है एक मोहरा के रूप में काम किया। आप देखे होंगे 2017-18 में गुजरात में कुछ नए चेहरे आए थे, हार्दिक पटेल आए थे, जिग्नेश मेवानी आए थे, वह भी कांग्रेस के द्वारा पोषित मोहरे थे। उस यहाँ पर दीपिके जो है वह कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का कभी वर्कर रहा है। तो दीपिके जो खुद आम आदमी पार्टी का मोहरा है, वर्तमान में राहुल गांधी का मोहरा, विदेशों में बैठे हुए ध्रुव राठी या सोरोस का मोहरा जिसको फंडिंग हो रही है। तो ऐसे में दीपिके जो था, अभिजीत दीपिके, वह दिग्भ्रमित हो गया। लोगों की भीड़ को देख करके लगा कि मैं गांधी बन गया हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद बन गया। ऐसे में वह दिग्भ्रमित हो गया। और रही सही कसर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे लोग जब उसके मंच पर पहुंच गए और उसको गुरु मंत्र दे दिए तो वहां से उसके अंदर की महत्वाकांक्षा जग गई और उसे लगने लगा कि छात्र आंदोलन के माध्यम से हम सीधे जो है लोक कल्याण मार्ग पहुंच सकते हैं, हम भारत के अगले प्रधानमंत्री। सर, देश का एक बड़ा सवाल ये भी है कि सीजेपी जैसे आपकी कह रहे हैं कि विपक्षी दलों का समर्थन है या अभिजीत दीप के मोहरा हैं, लेकिन सर एक चीज बड़ी अजीब ये भी देखने को मिली कि लगभग एक वीक के अंदर, विद इन 1 वीक 20 मिलियन फॉलोवर हुए उनके इंस्टाग्राम पे। तो अपने युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या अपने युवाओं के पास इतना विवेक नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि किसके साथ हमें जुड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए युवा भावेश में जो 20 मिलियन की बात करते हैं, मैं एग्जैक्ट इसके बारे में मेरे पास तथ्य नहीं, उस 20 मिलियन में कितने विदेशी हैं, कितने इंडियन हैं, यह भी एक जांच का विषय है। धरातल पर क्या उनके आंदोलन में शुरू के 2 दिन को छोड़ दिया जाए, जब सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकी, तब जाकर के 50,000 की भीड़ इकट्ठा हुई। नहीं तो दीपिके के आंदोलन में 3 अंकों में भी भीड़ नहीं पहुंचती थी। जब लास्ट के 3 दिनों में जब संसद का अधिवेशन 20 जुलाई को शुरू हुआ, तब तक विपक्षी दलों ने अपने कैडर्स को, अपने स्टूडेंट विंग को एक्टिव करके वहां पर भेजा। उसके बाद दीपिके के या जंतर मंतर पर भीड़ दिखाई देने लगी, वह आर्टिफिशियल भीड़ थी। जो संदीप आप पूछ रहे हैं 20 मिलियन लोगों ने क्या अपने युवाओं में, ठीक है, युवाओं में एक आक्रोश है, कुछ आक्रोश स्वाभाविक है, कुछ आवेश जो है आर्टिफिशियल भी, कुछ लोगों से कराया गया। जैसे हम आपसे संदीप कहते हैं कि इस चैनल को फॉलो कर दीजिए, तो कभी कभी हम एक दूसरे के कहने पर भी फॉलो कर देते हैं। हाँ, ये होता है, स्वाभाविक ये होता। इस तरह से भी कराया गया, आक्रोश था, लेकिन पूरी तरह से एक प्लान्ड वे में काकरोच जनता पार्टी का गठन होता है। काकरोच जनता पार्टी की सोशल मीडिया पर एक प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। इसमें विदेशी उद्योगपतियों, विदेशी संगठनों और विदेशों में कार्य करने वाले कुछ यूट्यूबर की भूमिका रही है।
और उसके पर्दे के पीछे से भारत के कुछ राजनीतिक दल भी रहे हैं। जो युवा जो है दिग्भ्रमित हो गया, युवाओं का मन कोमल होता है, वह युवा दिग्भ्रमित हो करके वह इस आंदोलन से जुड़ गया। कभी असम में जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, प्रफुल्ल कुमार महंता जो असम गण परिषद नामक राजनीतिक दल, वह छात्र नेता के रूप में असम विश्वविद्यालय, वहां पर भी इसी तरह का समूह, लेकिन एक चुनाव के बाद वह बुझ गए, वह तो सत्ता में भी आ गए, लेकिन यह तो जो है ऐसे दल का कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। तो सर इसमें विपक्ष की भूमिका को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं कि विपक्ष क्या चाहता था, देश की सरकार गिराना? विपक्ष देश में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहता, विपक्ष नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहता। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्ष को यह लगने लगा कि हम लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मर्यादित तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, तो विपक्ष देश में अराजकता उत्पन्न करके, गैर संसदीय व्यवहार अपना करके, संसद के अंदर कार्रवाई को ठप करके या देश में जगह जगह जो तोड़ फोड़ करके, सब सार्वजनिक संपत्तियों को तहस नहस करके देश में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न, और उसे लगता है कि जब देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न होगा तो इससे जनमानस सरकार के विरोध में होगा। लेकिन विपक्ष न्यूटन के तीसरे नियम को भूल जाता। आपने देखा कि छात्र आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप भी दूसरे आंदोलन का जन्म हुआ। लोगों द्वारा प्रतिक्रियाएं आने लगी कि मोदी जी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, यह अराजकतावादियों के विरुद्ध। तो अगर विपक्ष देश में अराजकता पैदा करना चाहेगा तो देश में बड़ा जनमानस का एक बड़ा भाग है जो राजनीतिक रूप से तटस्थ रहते हुए भी वह देश की कानून एवं व्यवस्था के विरोध में नहीं जाता। वह नहीं चाहेगा कि हम विपक्ष के साथ जाएं, नहीं चाहेगा बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन अगर किसी के द्वारा कानून एवं व्यवस्था को बर्बाद किया जाएगा, अराजकता पर, तो उसके विरोध में वह आगे आए। वर्तमान में न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो गया था, अनेक जगहों से यह प्रतिक्रिया आने लगी थी, जुलूस आने लगा था, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के पक्ष में भी आवाज उठने लगी थी। जंतर मंतर पर भी अनेक लोगों ने कहा कि हम आकर के यहाँ गलत फंस गए, हमें छात्रों के समर्थन में आए थे, लेकिन यहाँ का माहौल तो कुछ और है। सर सरकार ने, चूंकि अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, तो इससे पहले हम ये समझें कि मल्टीपल पेपर लीक्स और अन्य प्रकार की धांधली, शिक्षा व्यवस्था की हालत निश्चित तौर पे गड़बड़ है। प्राथमिक शिक्षा हम देखें तो सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या शिक्षा की कमजोर व्यवस्था, पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं या नहीं? बिल्कुल, शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार को, समाज को, अभिभावकों को और राजनीतिक दलों को बैठ करके बातचीत करना होगा। पेपर लीक का मुद्दा केवल शासन प्रशासन से नहीं जुड़ा हुआ, नैतिकता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। भ्रष्टाचार जैसे, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, शॉर्टकट से जुड़ा हुआ मुद्दा, विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा। संदीप सरकार विश्वास के आधार पर ही एक व्यक्ति को पेपर सेटर नियुक्त करती है। अगर पेपर सेटर विश्वासघात करता है तो इसमें माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के क्या हाथ है? अब यहीं पर हम राजनीतिक दल विश्वास के आधार पर ही टिकट देते हैं और यह विश्वास करते हैं कि वह प्रत्याशी चुनाव जीतेगा तो हमेशा हमारे साथ रहेगा। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के साथ क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कुछ विधायकों ने साथ छोड़ा, या महाराष्ट्र में ठाकरे के साथ क्या हुआ, या कांग्रेस के साथ साथ। यह प्रश्न केवल शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ, नैतिकता और विश्वास से भी जुड़ा हुआ, अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ। सरकार
हर व्यक्ति के विश्वास का चेक नहीं कर सकती है। सरकार जब अधिकारियों की नियुक्ति करती है, जिम्मेदार पदों पर नियुक्ति करती है, तो यथासंभव वह अच्छे लोगों की नियुक्ति करती है। कोई भी सरकार इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी वह अपने आप को बताती है, और कोई भी सरकार इतनी बुरी भी नहीं होती है जितना विपक्ष आरोप लगाता है। सर, यहाँ पर जो पेपर लीक की समस्या का समाधान आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो नए कानून बना देती है उससे पेपर लीक का समस्या का समाधान लोगों में भय उत्पन्न करना हो। दो एक पेपर लीक करने वालों को सड़क पर खड़ा करा करके गोली मारनी होगी, जिससे कि लोगों में भय उत्पन्न, बिना भय उत्पन्न किए हम ऐसा नहीं कर सकते। आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में अपराध को नियंत्रित करने के लिए इनकाउंटर को अपनाया जाए। यही राजनीतिक दल इनकाउंटर के विरोध में आ जा रहे हैं। तो अपराधियों में आखिर भय कैसे उत्पन्न किया जाए, केवल यह मुद्दा सुशासन से जुड़ा हुआ मुद्दा, यह मुद्दा नैतिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह मुद्दा हमसे व्यक्तिगत रूप से एक अभिभावक की जिम्मेदारी नहीं बनती है, वह पेपर क्यों खरीदता है। अगर मेडिकल का पेपर एक अभिभावक खरीद करके अपने बच्चे को देता, उसका बच्चा क्वालिफाई कर देता, नॉलेज तो नहीं था, लेकिन एक सीट बर्बाद हुई कि नहीं बर्बाद हुई। एक 40 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता, 90 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं होता, तो दोनों के नॉलेज में अंतर रहेगा कि नहीं, दोनों के परफॉर्मेंस। एक व्यक्ति 13 लाख रुपया देकर के 15 लाख रुपया देकर के पेपर खरीदता, जब उसका बच्चा सिलेक्शन होने जाएगा, सेलेक्ट हो, तो पहले 13 लाख रुपया 15 लाख रुपया रिकवरी करने का प्रयास करेगा। तो प्रश्न अभिभावकों से भी जो नैतिकता से जुड़ा हुआ, भय से जुड़ा हुआ मुद्दा। सर, एक चीज ये भी कही जा रही है कि जैसे ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ, लगभग राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन लास्ट में बन गया, हमें ये समझाइए कि क्या सरकार इस चीज का आकलन नहीं कर पाई थी? इंटेलिजेंस फेलियर वगैरह था? यहाँ पर सरकार ने शुरू में इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया, या और सरकार का इंटेलिजेंस भी फेलियर था। सरकार को, दिल्ली पुलिस को यह जानकारी नहीं मिल पाई कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के निवास पर धरना देने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर इस आंदोलन की गंभीरता को सरकार आकलन करने में विफल रही। देश का खुफिया तंत्र विफल रहा, एक पहलू। दूसरा पहलू यह भी कहा जा रहा, हालांकि इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, कि सरकार ने इस आंदोलन को गंभीर बनाया। सरकार कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य पाने के लिए शुरू में आंदोलनकारियों को पुचकारा है, ढिलाई बरती। हाँ, और जिससे कि देशद्रोही, समाज विरोधी चेहरों को सामने लाया जा सके। सरकार को एक मंत्री का त्याग पत्र दिलवाना और उसी व्यक्ति को पुनः मंत्री बना देना बहुत आम बात है, आसान काम है। तो जो प्रथम जो दृश्य परसेप्शन बन रहा कि सरकार आकलन करने में फेल हो गई, गुप्तचर व्यवस्था हमारी फेल हो गई। लेकिन एक वर्ग यह भी कह रहा है कि सरकार ने इस आंदोलन को गंभीर बनाया। सरकार की एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत शुरू में संवाद नहीं किया गया। सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत काम करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री निवास के सामने धरने देने के लिए एक तरह से छूट दिया। सर, यहीं पे एक छोटा सवाल ये है, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, क्या लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रधानमंत्री के निवास पर धरना देना ऐसी कोई परिपाटी है? नहीं, ऐसी कोई परिपाटी नहीं रही है कि अब तक कोई भी किसी भी नेता द्वारा, यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान भी विपक्ष ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास स्थान पर धरना, तो राहुल गांधी ने एक गलत परिपाटी कायम किया। राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अनेक पत्रकारों द्वारा कहा जा रहा, अनेक विश्लेषकों द्वारा कहा जा रहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा
राष्ट्र की सुरक्षा होती है। जबकि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए उनकी दादी की हत्या प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुई है, उनके पिता की हत्या प्रधानमंत्री पद से हटने की बाद हुई। तो राहुल गांधी को जो लुटियन जोन का सुरक्षित घेरा है वहां पर अराजक तत्वों की भीड़ एकत्रित नहीं करनी चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी के साथ उनके सांसद थे, उनके नए साथी अखिलेश यादव है, कभी साथी बनते हैं कभी बिदक कर अलग हो जाते हैं। उनके सांसद साथ में अन्य कांग्रेस पार्टी के कुछ समर्थक भी पहुंचे जिसमें कुछ अराजक तत्व भी थे। तो राहुल गांधी कहीं न कहीं चाहे वह संसद हो या संसद के बाहर हो, वह कानून एवं व्यवस्था के विरोध में कार्य करते नजर आ रहे हैं। वह देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा बनते जा रहे। बिना बताए हुए वह विदेश यात्रा पर चले जाना, सुरक्षा अधिकारियों को कोई सूचना नहीं देना। आखिर आपकी विदेश यात्रा किस उद्देश्य को लेकर हो रही है? इसको लेकर फंडिंग कहां से आ रही है? आप कहां जाकर के गोपनीय रह रहे हो? आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं। इससे तो बेटर होता कि लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं होता। अगर सरकार कायदे से नियमों के अनुसार जांच करवाती है तो लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता राहुल गांधी से छीन ले जानी चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है कि देश में विपक्ष कमजोर है? विपक्ष, हाँ बिल्कुल विपक्ष कमजोर है और विपक्ष का व्यवहार उसकी हताशा को जो है दर्शित। अगर विपक्ष मजबूत होता तो संसद में चर्चा में भाग लेता, तार्किक विश्लेषण करता। जब विपक्ष कमजोर होता है तो वह तार्किक चर्चा नहीं करता, बहस नहीं करता, मुद्दों से भागता, हठ धर्मिता दिखाता। विपक्ष की राजनैतिक शक्ति काफी कमजोर हो चुकी है और आने वाले दिनों में और कमजोर होगी। हम थैंक्स बोलना चाहेंगे दीपिका को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को और मजबूती के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। थैंक्स बोलना चाहेंगे जनता के द्वारा ठुकराए गए इन तीन नेताओं की तिकड़ी को, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करके, गलत मुद्दे उठा करके या छात्रों को गुमराह करके, अपशब्दों का प्रयोग करके, देश विरोधी नारे लगवा करके आपने राष्ट्रवादियों को एकजुट करने का काम किया। संदीप, मैं आपसे अभी बताना चाहता हूं 2027 नजदीक। 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, फरवरी मार्च 2027 में इन 5 राज्यों में चुनाव होना है। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार, और आप देखिएगा 4 राज्यों के साथ साथ कहीं पंजाब में बीजेपी सरकार न बना ले जा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर बीजेपी पंजाब में सरकार नहीं भी बनाती है तो इतनी उसे सीटें मिलेगी कि वह कम से कम एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। अभी मैं कई ऐसे लोगों से मैं सुबह बातचीत कर रहा था जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे। यूजीसी को लेकर उन्होंने कहा कि सीधे उन्होंने कहा उस शब्दों का प्रयोग कि यूजीसी जाए भाड़ में, हम नरेंद्र मोदी और सनातन के साथ खड़ा, हम योगी के साथ खड़ा। अगर मोदी योगी नहीं रहेगा तो ये सब हम लोगों का जीना दुर्लभ कर देंगे। हम, आप यकीन नहीं मानोगे संदीप, सुबह में 8 लोगों से बात किया जिसमें 2 ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, 2 राजपूत समुदाय के लोग, 2 यादव समुदाय के लोग और 2 दलित समुदाय के लोग। सुबह पार्क में मैं टहलने गया था तो वहां पर जो था, उसके बाद मैंने रास्ते चलते लोगों से मैंने पूछा, पार्क में भी लोग थे, तो 8 लोगों में से 6 लोगों का कहना था कि इस आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। उसमें 2 व्यक्ति ऐसे थे जो कल तक जो थे भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि अब हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो 8 में 2 व्यक्ति ऐसे थे जो दूसरे राजनीतिक दल से समझ, उन्होंने कहा कि कल की सीन देख करके, जंतर मंतर की सीन देख करके हमें भी अब सोचने को मजबूर पड़ेगा। तो सर आखिर में मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जब देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है
तो क्या आपको लगता है कि कुछ बदलेगा? शिक्षा मंत्री का देखिए, इस्तीफा ही एक विकल्प था। नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक हठधर्मिता था। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा केवल पेपर लीक के कारण नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा विपक्ष के द्वारा अन्य कारणों से मांगा जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने पाठ्यक्रमों में काफी बड़े पैमाने पर बदलाव किया। वह इतिहास के पुनर्लेखन की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, भारतीय समाज में नव चेतना लाने की बात कर रहे हैं। तो वामपंथी दलों द्वारा और कांग्रेस को मुगलों का इतिहास से संबंधित अध्याय को हटाना, महाराणा प्रताप या भारतीय महानायकों के अध्याय को सम्मिलित करना, इतिहास पुनर्लेखन का विषय डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अब तक हम अकबर महान को पढ़ते थे, अशोका द ग्रेट को नहीं पढ़ते, हम महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ते थे, वीर सावरकर को नहीं पढ़ते थे। हमें औरंगजेब के पिता का नाम पता है, लेकिन वीर सावरकर के पिता का नाम पता नहीं है। तो यह कहा जाता है कि पंडित नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी, उनको गिरफ्तार किया जाता है तो आगा खां पैलेस में रखा जाता है। वीर सावरकर को गिरफ्तार किया जाता है तो एक छोटी कोठरी में रखा जाता है। पंडित नेहरू को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, और वहीं वीर सावरकर को जो किस प्रकार उनको प्रताड़ना दी जाती है। तो जो संदीप आपने कहा कि इस आंदोलन को लेकर शिक्षा को त्याग पत्र समस्या का समाधान, समस्या के समाधान के लिए तो सरकार कदम उठाना पहले शुरू कर चुकी थी। त्याग पत्र आज आया, परसों ही प्रधानमंत्री जी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, विशेष अधिनियम लाने की बात करना, अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना, ये सब प्रक्रियाएं शुरू। पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो है के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हम आपको बताना चाहते हैं संदीप, जब बजट बनता है तो एक गोपनीय दस्तावेज होता है। 1982 में बजट संसद में प्रस्तुत होने के पहले ही इंडियन एक्सप्रेस ने बजट की कॉपी छाप दिया, लीक हो गया। हाँ, लीक हो गया। उस समय बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत होते थे, 11 बजे इंडियन एक्सप्रेस की बुलेटिन आ गई। आर वेंकट रमन वित्त मंत्री थे, बाद में उन पत्रकारों को बुला करके संसद में दंडित किया गया। तो क्या वहां पर गोपनीय, बजट से बड़ा दस्तावेज कोई नहीं होता। जब कांग्रेस सरकारों में वैसी गोपनीय, क्या वित्त मंत्री का त्याग पत्र हुआ? नहीं हुआ था। 2011 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर आउट हुआ, पेपर के एक दिन पहले बाजार में कपिल सिब्बल ने त्याग पत्र दिया। 2000 अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 2012 से 2000, उनके शासनकाल में कम से कम 10 पेपर आउट हुए। क्या अखिलेश यादव ने त्याग पत्र दिया था? अभी पंजाब में फार्मेसी का पेपर आउट हुआ, क्या पंजाब के जो मुख्यमंत्री ने या शिक्षा मंत्री ने त्याग कर दिया? कांग्रेस सरकार में गोविंद डेटा सारा राजस्थान में शिक्षा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में 11 पेपर लीक आउट हुए। प्रियंका गांधी ने कहा, खुद का एक बयान दिया था, पेपर लीक को रोक पाना मुश्किल है, यह एक सामान्य घटना। तो आखिर यहाँ पर कैसे दोहरा परिचर्चा? बिल्कुल सर, एक लंबी चर्चा के माध्यम से आपने बहुत सारी बातें स्पष्ट की। और साथियों, मुझे लगता है कि एक सरकार में बजट लीक होता है, एक सरकार में पेपर लीक हो जाता है। राजनीति सामान्य व्यक्तियों की समझ से परे की चीज है, इसीलिए बहुत लोग कम समझते हैं राजनीति को। इसलिए प्रथम दृष्टया जो भी ठीक लगता है उसी के समर्थन में या किसी के खिलाफ में लोग चले जाते हैं देश के अंदर। लेकिन राजनीति और ये सब चीजें एक लंबे विमर्श का विषय है। और अभी जो हमने चर्चा की, ये बिल्कुल आप ये मत समझना कि हम किसी तरह से सरकार के पक्ष में थे या विपक्ष के विरोध में थे, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम दोनों लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। बिल्कुल हमारा उद्देश्य अपने विवेक के अनुसार जो है, आप शिक्षक हैं और मैं विद्यार्थी हूँ, तो एक शिक्षक विद्यार्थी प्रस्तुत संवाद करना, अपने अपने सबके दृष्टिकोण होता है। बिल्कुल, हमें अपने तर्कों के आधार पर मुद्दों को सामने रखना। आप हमारे तर्क से सहमत भी हो सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते। सर, इस तरह के मुद्दों पर बात करने से स्पेशली मैं इसलिए डरता हूँ कि अगर आप कोई सही भी बात बोल रहे हैं तो बिना विवेक के, अभी अपने देश के अंदर जो युवा वर्ग की इतनी बड़ी आबादी है, मैंने देखा है बिना विवेक के अंदर कोई बात न समझेगा न बूझेगा, उससे पहले ही आपको कम से कम 10 गालियां। कारण है कि पेशेंस की कमी होती जा रही, और विपक्ष समर्थक जो लोग हैं उनमें पेशेंस की कमी है। यह भी कहूंगा
वह किसी भी विषय वस्तु पर गंभीर अध्ययन नहीं करते हैं, पूरे फैक्ट को देखते नहीं है, पूरे विश्लेषण को सुनते नहीं, एक लाइन देख करके जो होते हैं वह जो होते हैं अनावश्यक टीका टिप्पणी करने लगते हैं, अमर्यादित टीका टिप्पणी। तो सोशल मीडिया ने देश में एक संस्कार विहीन लोगों की फौज खड़ी कर दिया है। इससे हमें बचना है। आप सहमत नहीं, तर्कों के आधार पर करिए। आप या देखिए, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिए कि आपने ऐसा किस आधार पर किया, इसको एक्सप्लेन और करिए। पॉइंट आप कुछ दीजिए कि हाँ ये आप यहाँ गलत बोल रहे हैं, आप साक्ष्यों के आधार पर बताइए कि यहाँ आप गलत हैं, ऐसे ऐसे हुआ था। आप एक हेल्दी डिबेट को माहौल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, सर को देखेंगे आप, कुछ एनालिसिस ऐसे होंगे बिल्कुल सरकार के पक्ष में जाएंगे, कुछ एनालिसिस सरकार के विपक्ष में जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से सरकार के पक्ष में है कि सरकार ना सर को कुछ दे रही है, ना हमें दे रही है, ना विपक्ष हमें कुछ ले दे रहा है। बस हम एक स्वस्थ जो चर्चा है उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। खैर भाइयों, आप लोग जो यंग जनरेशन है और जो हमसे बड़े लोग हैं वो अपना समझें, बूझें, इस चर्चा को देखें और जैसा भी हो अपनी प्रतिक्रिया से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं। लेकिन हाथ जोड़ कर गाली मत देना, ठीक है? तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इस बात। धन्यवाद संदीप, आप अपने अंदर की व्यथा और डर को भी नहीं सर, किया। क्या हुआ सर कि हमने जब इस्लाम पे चर्चा की, नलिन सर के साथ बहुत अच्छी चर्चा थी, इस्लाम के बारे में सब हमने अच्छा कहा, लेकिन जितना लोगों ने गाली दिया उतना उसमें से 1% हमने गलत नहीं बोला। इसलिए एक जो फौज आपने कहा ना सोशल मीडिया ने खड़ी कर दी, उससे मैं बहुत डरता हूँ कि लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आपका भी धन्यवाद।